नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और स्वदेश आर में आपका स्वागत है। मैं हूं सृष्टि शर्मा और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मार्केट के आज के एक्शन से, जहां पे जबरदस्त तेजी देखने को मिली। और एक पॉजिटिव बात यह भी रही कि आज कई दिनों के बाद एफआईआईज की जो कैश मार्केट में आंकड़ा हमें आते हुए दिखा है वो खरीदारी का है, बल्कि बिकवाली का नहीं है। तो इस बड़ी खबर का जो हमें सुबह से ही इंतजार भी था और कहीं ना कहीं मार्केट्स में ये दिख भी रहा था, जिस तरीके का हमें बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा था। आप देखिए, सभी सेक्टर्स में आज तेजी देखने को मिली और शुरुआती कारोबार से ही जो मजबूती थी वो बरकरार थी और आखिरी में जाते जाते तक निफ्टी में करीब 300 अंकों की ज्यादा की मजबूती के साथ बंद होते हुए निफ्टी दिखी। 17,000 के लेवल्स के पास निफ्टी पहुंचती हुई नजर आई। वहीं सेंसेक्स को देखें तो 1000 अंकों का उछाल था और बैंक निफ्टी में भी करीब 650 अंकों की तेजी थी। ग्लोबल क्यूज भी काफी पॉजिटिव थे। पर आइए जानते हैं मानसी से कि आज के बाजार में कौन से ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स रहे जो कि फोकस में थे और ब्रॉडर मार्केट से कैसी पिक्चर निकलकर सामने आई। मानसी, बताइए। बिल्कुल, तो जिस तरह से ग्लोबल बाजारों से संकेत आता हुआ दिख रहा है, उसी के चलते हम देख रहे हैं भारतीय बाजार पर भी संकेत जो है काफ़ी दुरुस्त होते हुए नजर आए हैं। जैसे ही हमने देखा रशिया यूक्रेन के बीच जैसे टॉक्स होती हुई 4 दौर की बातचीत हुई और अब यूक्रेन की तरफ से बयान भी आता हुआ दिखा कि पीस टॉक्स जो हैं वो काफ़ी हद तक रियलिस्टिक नज़र आ रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं सोल्यूशन जैसे जैसे निकलने की अब यहाँ पर बातचीत निकल कर आ रही है, या फिर जैसे फीलिंग आ रही है कि सोल्यूशंस निकलते हुए दिखेंगे, इसका एक इम्पैक्ट। ऑफकोर्स ट्रिगर्स कई सारे हैं जो कि भारतीय बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है समझना, और ट्रिगर्स पर रिएक्ट भी करता हुआ दिख रहा है। यूएस फेड एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर जिस पर आज हमें देखना होगा देर रात जब नतीजे निकल कर आएंगे ब्याज दरों पर, उसका इंपैक्ट कल सुबह कैसे होता हुआ दिखता है। लेकिन इस बीच अगर भारतीय बाजार की क्लोजिंग पर देखें तो सबसे ज्यादा हमने देखा हर सेक्टर हर पॉकेट में आज अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज देखने को मिला। अच्छे भले लेवल्स को तोड़कर निफ्टी बैंक निफ्टी में बढ़िया तेजी के बीच कामकाज दिखा, लेकिन आउट परफॉर्मेंस सेंसेक्स की तरफ से करीब 1000 अंकों के ऊपर की बढ़त के साथ सेंसेक्स ने क्लोजिंग दिखाई। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट अगर देखेंगे निफ्टी में हमने देखा सीमेंट स्पेस लगातार तेजी दिखा रहे थे, सेक्टर ऑफ द डे भी कह सकते हैं, क्योंकि सरप्राइजिंग मूव्स तमाम सीमेंट काउंटर्स में देखने को मिल रहे थे, चाहे फिर वो अल्ट्राटेक सीमेंट हो, ग्रासिम हो, श्री सीमेंट हो। अच्छी बढ़त के बीच ही ये स्टॉक्स लगातार ट्रेड किए जा रहे थे। इनके कनेक्टिंग सेक्टर्स की भी अगर बात करें, रियल एस्टेट, सेरेमिक, प्लाईवुड में भी अच्छी बढ़त पर ही मोमेंटम आज दिन भर कायम रहा। इस बीच हमने देखा एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स भी थे जहां पर अच्छी तेजी थी, और बजाज ऑटो लगातार हम देख रहे हैं ऑटो पीएलआई से जुड़ी जो खबर हमने बताई थी, और उसके बाद ऑटो स्पेस में जो तेजी का रुझान है वो बरकरार है। कल भी हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर जो था उसे तेज देखा था और आज भी ऑटोमोबाइल स्पेस में अच्छी बढ़त पर ही ट्रेड दिखा। लूजिंग कैंडिडेट्स की अगर बात करें, सिप्ला में हमने आज बिकवाली का दबाव देखा। इस बीच पावर ग्रिड, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स भी इस सूची में रहे जहां पर लाल निशान के साथ कमजोरी हावी होती हुई दिखी। तो क्लियर कट कह सकते हैं फार्मा स्पेस में आज दिन जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग नहीं नजर आया। करीब 1.25% की बिकवाली जो है सिप्ला और सन फार्मा जैसे काउंटर्स में देखने को मिली। मिड कैप की गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, डिफेंस स्पेस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिड कैप में सबसे आगे बढ़ता हुआ, सबसे ज्यादा तेजी यहां पर दिखी। इस बीच निप्पॉन लाइफ, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स भी इस सूची में शामिल रहे, और प्रेस्टीज एस्टेट, मिड कैप रियल एस्टेट स्पेस में भी प्रेस्टीज एस्टेट में अच्छी भली तेजी आज के सत्र में देखने को मिली। करीब 5% के ऊपर की बढ़त के साथ इस स्टॉक में हमने दिन भर ट्रेड देखा। इंडिया बुल्स, रियल एस्टेट, ओबरॉय रियल्टी जैसे स्टॉक्स टू नेम अ फ्यू जो कि रियल एस्टेट में आज धूम मचा रहे थे। इस बीच पेपर स्टॉक्स, शुगर स्टॉक्स की अगर बात करें, वहां पर बजिंग मोमेंटम जो है अब भी कायम रहा। पेपर स्पेस में जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, इमामी पेपर जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज देखने को मिला। और गेनिंग सेक्टर्स की अगर बात करें, यहाँ पर हमने देखा हर सेक्टर हर पॉकेट में अच्छी तेजी थी, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी जो दिखी एफएमसीजी, आईटी, मेटल, प्राइवेट बैंक स्पेस में शानदार बढ़त के बीच ट्रेड्स देखने को मिले। तो अच्छी तेजी के साथ ट्रेडिंग सेशन ने अपनी क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन यूएस फेड का ब्याज दरों पर फैसला जो निकल कर आता है उसका इंपैक्ट अब कैसा पड़ता हुआ दिख रहा है ट्रेडिंग सेशन में आने वाले, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ मानसी, जैसे कि आप बता रही थी कि आज देखना काफी अहम होगा कि यूएस फेड की तरफ से किस तरीके का बयान आता है, ब्याज दरों को बढ़ाने को लेकर वो क्या बोलते हैं। तो आइए चलते हैं इसी के लिए पूजा के पास, जो कि अब हमें बताएंगी कि बाजार किस तरीके का अनुमान लगा रहा है कि इस बार यूएस फेड का जो आउटकम है वहां पे कितने दरों की बढ़ोतरी हो सकती है और उसके क्या मायने हैं। पूजा, बताइए।
जी, बहुत इम्पोर्टेंट होगा आज का फैसले का जो आउटकम आएगा, क्योंकि वो फिर आने वाले समय में बाज़ार की चाल को तय कर सकता है। क्योंकि बाज़ार तो यही मान के चल रहा था कि काफ़ी अग्रेसिव एक बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन वैसा कुछ बयानों में निकल कर नहीं आया था। इस वजह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल बाज़ारों में, भारतीय बाज़ारों में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। बट कल की कॉमेंट्री कैसी रहेगी, और अगर कुछ किसी तरह का कुछ नेगेटिव सरप्राइज़ यहाँ पर मिलता है तो फिर बाज़ार में गिरावट देखने को मिल सकती है। वैसे तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 0.25% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और जो संसदीय समिति की बैठक भी हुई थी उसमें भी यूएस फेड की तरफ से कुछ ऐसे ही बयान निकल कर आए थे। उनका ये भी मानना था कि मार्च में दरों में 0.25% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, और महंगाई में को काबू करने के लिए इस तरह का फैसला लिया जा सकता है। मैं आपको बता दें कि यूएस में इस बार की जो महंगाई के आंकड़े आए थे वो अपने 40 साल के ऊपरी स्तर पे थे। 7.9% के आसपास के आंकड़े देखने को मिले थे। तो इस वजह से ये रेट हाइक देखने को मिल सकता है। 2018 के बाद हम देखेंगे कि ब्याज दरों में ये बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जिस तरह के बयान भी आए थे पावेल की तरफ से, वो देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि एक हाइक देखने को मिलेगी। बट कितनी हाइक होती है, कमेंट्री किस तरह की आती है, इस पर बाजार की नजर रहेगी। धन्यवाद पूजा। बाजार जो भी जिस तरीके का अनुमान लगा के चल रहा है, पूरी डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए, तो आज रात का फैसला काफी अहम होगा और हो सकता है भारतीय बाजार इस पे कल रिएक्ट करते हुए हमें जरूर दिखे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक एक्सक्लूसिव खबर की, जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि जुड़ी है टाटा डिजिटल के सुपर ऐप। ये टाटा डिजिटल अपने सुपर ऐप को अब जल्द से जल्द लॉन्च करने वाली है, और इस पर जो भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं उसको लेकर जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी नयनतारा राय। नयनतारा, बताइए क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं? आज हम आपके लिए एक बड़ी खबर लाए हैं एक्सक्लूसिवली टाटा ग्रुप के बारे में, और ये है सुपर ऐप नियो के बारे में। टाटा डिजिटल का जो सुपर ऐप नियो है, वो पहले उम्मीद थी कि वो शायद दिवाली के टाइम लॉन्च हो जाए, नहीं हुआ, डिलेड हो गया है। और अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सुपर ऐप नियो लॉन्च हो सकता है कभी भी, आईपीएल के अराउंड। रिमेंबर, टाटाज आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर है। इस बार ही उसको बोला जा रहा है टाटा आईपीएल 2022। तो उनके पास काफ़ी एड इन्वेंट्री भी है। तो प्लान ये भी है कि वो काफ़ी कैंपेन करेंगे इसका इस्तेमाल करने के लिए, कंज्यूमर्स को ऐप में लाने के लिए। अब हमें जो पता लग रहा है ये है कि टाटाज ने इंटरनली एक लॉन्च डेट फिक्स किया है, और वो है 8 अप्रैल। वो डी डे हो सकता है। देखते हैं कि अगर नियो ऐप 8 अप्रैल को ही लॉन्च होता है कि शायद उससे पहले। ना टाटा सुपर ऐप में सारी टाटा ब्रांड्स, कंपनीज तो होंगी। हमको ये भी बताया जा रहा है कि कंज्यूमर्स लोन्स ले पाएंगे, यूटिलिटीज की पेमेंट्स कर पाएंगे, शायद वो पानी के लिए हो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो, टाटा स्काई के लिए हो। और हमको ये भी बताया जा रहा है कि सुपर ऐप का जो डिफरेंशिएटर होगा, जो उसको अलग करेगा, वो होगा एक बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड प्रोग्राम। जो पॉइंट्स होंगे जो शॉपर्स अर्न करेंगे, उसका नाम होगा नियो कॉइन, और वो अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस कैटेगरीज, अक्रॉस ब्रांड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मैं नयनतारा राय नियो सुपर ऐप में जाती हूँ और टाइटन की एक घड़ी खरीदती हूँ। मुझे 1000 नियो कॉइन्स मिलते हैं। एक नियो कॉइन का दाम होता है 1 रुपये, इज इक्वल टू 1 रुपी। वो जो मेरे को 1000 कॉइन्स मिलेंगी, मैं टाटा क्लिक में यूज़ कर सकती हूँ, 1mg में यूज़ कर सकती हूँ, बिग बास्केट में यूज़ कर सकती हूँ, ताज होटल जाके खाना खा सकती हूँ। मतलब अक्रॉस द बोर्ड होगा वो। ये एक डिफरेंशिएटर होगा टाटा डिजिटल ऐप का। धन्यवाद नयनतारा, ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो टाटा सुपर के नए ऐप पर हमारी जरूर नजर रहेगी। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और एक्सक्लूसिव खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। सूत्रों के हवालों से खबर है जो कि जुड़ी है ऑयल एंड गैस क्षेत्र से। कई दिनों से क्रूड में हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं, और इस बीच ऑयल मिनिस्ट्री ने ऑयल एंड गैस कंपनियों के साथ एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक अहम मीटिंग की है। और इसी पर ज्यादा जानकारी बताने के लिए कि क्या है इस मीटिंग का एजेंडा, क्या कुछ डिस्कस हो रहा है, ये सब डिटेल्स लेकर आए हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताइए। देखिए, अब से कुछ देर पहले एक काफी इम्पोर्टेंट बैठक थी, काफी बड़ी बैठक थी ऑयल मिनिस्ट्री के अंदर। वो खत्म हुई है, जिसमें पेट्रोलियम मंत्रालय ने ऑयल एंड गैस सेक्टर की
जो सभी सरकारी कंपनियां हैं उनको बुलाया और एक समीक्षा बैठक की, खासकर यूक्रेन रशिया के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसके कॉन्टेक्स्ट में एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, ये बैठक हुई है जिसमें कंपनियों से उनकी राय मांगी गई है कि आखिर उनका क्या प्लान है अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध की स्थिति लंबी चलती है और स्थितियां सामान्य जल्दी नहीं होती हैं, तो फिर कंपनियों के पास क्या प्लान है। इसके बारे में चर्चा की गई है, इसकी जानकारी उनसे मांगी गई है। साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी मांगी गई है, कंपनियों से उनकी राय मांगी गई है कि रशिया ने जो ऑफर किया है डिस्काउंट पे क्रूड और दूसरी कमोडिटीज खरीदने का, उसमें कंपनियों की क्या राय है, क्या मार्केटिंग वायबिलिटी के हिसाब से एक बेहतर डिसीजन होगा रशिया के ऑफर को स्वीकार करना। अगर 27-37% का ऑफर है भी तो क्या कंपनियां इसको स्वीकार करने को तैयार हैं, इसके बारे में भी उनकी राय मांगी गई है। सोर्स हम ये भी बता रहे हैं कि कई ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जिनका कि रूस में अभी निवेश है, लिहाजा अभी की क्या स्थिति है, उनको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और आगे का प्लान क्या है, इसके बारे में भी कंपनियों से जानकारी मांगी गई है। साथ ही साथ सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि बैठक में कंपनियों ने ये इस बात की भी जानकारी दी है कि अगर जो पेमेंट का मसला है या फिर शिपमेंट के ऊपर जो इंश्योरेंस का मसला है और जो कार्गो का मसला है उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है तो फिर कंपनियों को एडिशनल क्रूड इंपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जानकारी कंपनियों ने इस बैठक में दी है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बैठक की जो भी पॉइंट्स होंगे उसकी एक रिपोर्ट जो है वर्ल्ड मिनिस्टर को पहले सौंपा जाएगा, उनके अप्रूवल के बाद इसको प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपा जाएगा और फिर उसके बाद आगे की रणनीति तैयार होगी कि आखिर मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बीच में क्या भारत को एडिशनल क्रूड जो है रशिया से खरीदना चाहिए। प्रकाश, पर ये भी कोई जानकारी सामने आई है क्या कि जो भी ऑयल एंड गैस कंपनियां हैं, कौन से नाम निकलकर सामने आए हैं कि कौन सी कंपनियां इस बैठक में शामिल थी जिन्होंने अपना एक से रखा और आने वाले समय में हम कुछ इस पे फैसला आते हुए देख सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको कहा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों ही सेक्टर की कंपनियां थी, जिसमें अगर आप डाउनस्ट्रीम की बात कर लीजिए, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल इस बैठक में मौजूद थी, जिनसे ये पूछा गया कि उनकी क्या रणनीति है। जो अपस्ट्रीम सेगमेंट की कंपनियां हैं, ओआईएल, ओएनजीसी, उनसे भी पूछा गया है कि क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट रशिया में है। ओवीएल की अगर आप बात कर लीजिए, उनका इन्वेस्टमेंट वहां पे है, रशियन क्रूड जो कि उन्होंने वहां पे निकाला है उसके बायर्स नहीं मिल रहे हैं, लिहाजा आगे की रणनीति क्या होगी। ओवीएल ने पेट्रोलियम मंत्रालय से इस बात की मांग भी की थी कि जो इंडियन रिफाइनर्स हैं उनको ये निर्देश दिए जाएं कि उसके रशियन क्रूड को वो खरीद लें। इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की कंपनियां मौजूद थी। इस बात की भी रणनीति बनी है कि कैसे एक्सप्लोरेशन के मामले में हमें ज्यादा से ज्यादा तेजी करना है, निवेश बढ़ाना है। खासकर ओएनजीसी और ओएलजीसी जो कंपनियां हैं वो इसमें किस तरह की रणनीति बना रही है, इस मसले पर भी चर्चा हुई है। ठीक है, धन्यवाद प्रकाश, ये सारी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने लाने के लिए। तो कई सारी चीजें चल रही हैं ग्लोबल मार्केट्स में, जहां पे क्रूड को लेकर काफी सुर्खियों में रह रहा है रशिया, जो कि अब डिस्काउंट ऑफर कर रहा है भारत जैसे देश के लिए, और उसी को लेकर भारतीय की जो ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री है वो एक्टिव हो गई है और अन्य कंपनी से भी उन्होंने राय जरूर मांगी है इस पे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चाइना की, और आज जो एक्शन देखने को मिला है चाइनीज और बाकी एशियाई बाजारों में, उसकी क्यों था ये एक्शन। अगर आप देखें खास तौर से शंघाई और हांगकांग के मार्केट्स में आज जो है जोरदार उछाल में देखने को मिला है, क्योंकि चीन सरकार ने फाइनेंशियल मार्केट्स को बढ़ावा देने को लेकर एक अहम बयान दिया है और इस बयान के बाद बाजारों में खासी तेजी भी देखी गई है। पर चीन की सरकार ने ऐसा क्या कहा है, आइए जानते हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा से। डिम्पी, जब चीन जैसा देश और कोई अनाउंसमेंट करे और वो भी उसके सेकंड मुखिया अगर अनाउंसमेंट करें तो तेज़ी स्वाभाविक है, ऐसी ही तेज़ी आती हुई दिखेगी। चाइना के उपराष्ट्रपति ने बयान दिया है, वो भी वित्तीय मार्केट को लेकर बयान दिए हैं, तो आप जो तेज़ी देख पा रहे हैं इसमें बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने 4-5 बहुत अहम बातें बोली है। उन्होंने पहला कहा है कि एक तो हम चीन की जो सरकार है वो वित्तीय बाज़ारों को सपोर्ट करेगी, वो आगे बढ़कर आके कह रहे हैं कि इसको हम सपोर्ट करेंगे। उन्होंने 2 अहम हिस्सों में बात बोली, एक तो वो अपने चाइना की मार्केट्स को और जो ओवरसीज कंपनी लिस्टेड है उनको भी वो हेल्प करेंगे। फिर उन्होंने जो अहम बयान दिया वो ये बयान दिया कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हम बाजार के अंदर बढ़ाएंगे
उसको हम रियायत करेंगे, उन लोगों को हम लेके आएंगे जो कि मार्केट के अंदर आके पार्टिसिपेट करें, इन्वेस्टर्स को टिपिकली हेल्प करेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो दिख रही है पॉलिसीज़ में उनकी लेकर, जो पहले सख्त रवैया रहता था फिनटेक कंपनीज को लेकर, उस पर भी उन्होंने लचीला रवैया अपना लिया। एकाएक मैं ये कह सकता हूँ कि 360 डिग्री का चेंज है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज को भी तवज्जो देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे और उसको भी हम आगे रखेंगे। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि बाज़ार में स्थिरता हम बनाए रखने की कोशिश करेंगे। आपको पता ही है कि चाइनीज़ मार्केट बहुत वॉलेटाइल होते हैं और वो स्टेबिलिटी लेके आने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। एक हैरान करने वाली बात आपको मैं और बता देता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि न केवल चाइना बल्कि यूएस रेगुलेटर के साथ मिलकर भी हम बाजार के अंदर स्टेबिलिटी का पूरा जोर लगाएंगे। और आपको पता है यूएस और चाइना की आपसी एक तरह का कोल्ड वॉर भी चल रहा है, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स को लेकर वो एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आगे चल के जो पॉलिसीज़ का फ्रेमवर्क करने वाले हैं वो मार्केट ओरिएंटेड होंगी, यानी हम पहले बाजार को देखेंगे कि बाजार पे इसका क्या रिएक्शन आएगा, उस हिसाब से पॉलिसी को फ्रेमवर्क करेंगे। और चाइना का जो पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है आपको पता ही है वो काफ़ी सख्त रहता है और उसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी दिनों तक चलता है। इसलिए आप जो बढ़त देख पा रहे हैं 8.5% की, 10% की, ये एक स्वाभाविक है इस बयान के बाद बढ़त आना। और जहाँ तक टेक कंपनीज तेज़ हैं, आपको मैं कुछ एक कंपनीज के नाम बताऊँगा, जैसे कि अलीबाबा है और नेट ईजी है। ये सारी की सारी कंपनीज काफ़ी अच्छी से मजबूती से आज चल रही हैं और आप अपनी स्क्रीन पर भी वो सारे आंकड़े देख पा रहे हैं इस समय। धन्यवाद डिम्पी, ये सारी डिटेल्स बताने के लिए कि क्या था ये बयान में और उसका रिएक्शन भी हमें किस तरीके से एशियाई बाजारों में आज देखने को मिला। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसका भारत की इकोनॉमी पर कितना असर देखने को मिल रहा है। ये एक बड़ा सवाल है और इस पर इकोनॉमिक टाइम्स ने 40 सीईओज के साथ एक सर्वे किया है। इस सर्वे में क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, ये सारी डिटेल्स लेकर जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद जी बिल्कुल, और ये सर्वे जो था अक्रॉस इंडस्ट्रीज़ देखने मिला था और सबसे पहला सवाल आता है कि ये इम्पैक्ट जो है वॉर में इकोनॉमी में कैसे होने वाली है। और अगर देखा जाए तो इसमें 3 टाइप के जो है मॉडरेट इम्पैक्ट देख सकते हैं, सिवियर इम्पैक्ट देख सकते हैं और ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देख सकते। और इस पोल के अगर नतीजे की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि इम्पैक्ट क्या होगा वॉर का आपके इकोनॉमी को लेके। तो उस पोल के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ज़्यादा असर जो है ऑलमोस्ट 67.5% पे है और मामूली असर 7.5% पे। मतलब कुल मिला के 75% सीईओज कह रहे हैं कि ज़्यादा ओवरऑल असर जो है नहीं पड़ने वाला है। ये तो था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न था कि क्या अनुमान हो सकती है इंडिया की जीडीपी एक्सपेक्टेशंस ग्रोथ के लिए आप वित्त साल 2023 के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 9% से ज़्यादा, हालांकि सिर्फ 5% है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट दिखने मिल रहा है 7 से 8% के बीच ग्रोथ है। ऑलमोस्ट 37.5% जो है आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने जो है देखा गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा 7 से 8% का आंकड़ा। इसके अलावा जो टॉप लाइन ग्रोथ का क्या एक्सपेक्टेशन है, जो रेवेन्यू की है, आय की जो ग्रोथ है, उसमें कितना ग्रोथ संभव हो सकता है। और ये शानदार आंकड़ा है, आप देख सकते 15% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 52.5% जो है रेवेन्यू ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है। हालांकि 5 से 10 और 10 से 15 के बीच, मतलब 15 से लेकर 25% तक के जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उन्होंने ये कहा है इस पोल के हिसाब से कि ये ग्रोथ देखने मिल सकता है। कि अब टॉप लाइन की तो बात हो गई, बॉटम लाइन की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पे जो इनपुट जो प्राइसेस है उसमें क्या हाइक हो सकती है यूक्रेन और रशिया की वॉर के द्वारा। फिर बहुत सारे ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अब बात करें आंकड़ों की तो 15% से ज़्यादा का जो आंकड़ा है सिर्फ 10% है, लेकिन जो 0 से 10% का जो आंकड़ा है ऑलमोस्ट 72.5%। तो यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि एटलीस्ट 10% का तो जो ग्रोथ है उतने तो प्राइसेस में होने वाली है। अब प्राइसेस में ग्रोथ हो गई है तो ऑफकोर्स जो है प्राइस जो है पास ऑन भी किए जाते हैं। तो आखिरी सवाल आता है कि क्या प्राइस राइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनीज़ के प्रोडक्ट या ऑफरिंग्स में। तो यहाँ पे जो है आप सीईओज़ का मानना है कि एटलीस्ट आप कह सकते हैं 0 से लेकर 5% तक, ऑलमोस्ट 42.5% जो है पोल में आ रही है बात कि दाम में बढ़ोतरी देखने मिलेगी उनकी फाइनल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या ऑफरिंग्स के। और 5 से 10% के लिए ऑलमोस्ट 32.5% का ग्रोथ देखने मिलेगा।
धन्यवाद शरद, ये पूरी डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो ग्रोथ पर तो असर थोड़ा सा देखने को जरूर मिल सकता है, पर इसी के साथ इन्फ्लेशन के लिए भी तैयार जरूर होना चाहिए। कंपनीज कीमतें जरूर अपनी बढ़ाती हुई दिख सकती हैं, ऐसा टॉप 40 CEOs का मानना है। चलिए बात आगे करेंगे। रेलवे से जुड़ी एक पॉजिटिव खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पे दिल्ली आने जाने वाले लोगों के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि उनका घंटों का सफर अब मिनटों में बदलने वाला है। कैसे होगा ये मुमकिन, देखिए स्वदेश विशेष में। जिस तरह से दिल्ली NCR में मेट्रो ने लोगों का सफर आसान किया था, उसी तर्ज पर अब रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS का काम चल रहा है। ये एक ऐसा क्रांतिकारी कदम है जिसके बाद दिल्ली और उसके दूर दराज इलाकों से सफर करना बेहद आसान हो जाएगा। इस सफर में अभी लोगों को आधा दिन निकल जाता है, वो अब घंटे भर में पूरा हो सकेगा। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो तेजी से काम चल ही रहा है, नई ट्रेन भी अब सामने आ गई है, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट और समझिए कि ये योजना आखिर है क्या। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के बीच लाखों मुसाफिर मेट्रो के जरिए से हर रोज सफर करते हैं, लेकिन दिल्ली के आसपास के कई शहर जो थोड़ा दूरी पर है, वहां से भी लाखों मुसाफिर रोजाना दिल्ली NCR का रुख करते हैं, जैसे मेरठ, पानीपत, रेवाड़ी और अलवर। वो अब भी घंटों का सफर और थकान भरी यात्रा करने पर मजबूर है। इन शहरों को जोड़ने के लिए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी NCRTC रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS बना रहा है। RRTS नेटवर्क के पहले चरण में 3 कॉरिडोर पर काम हो रहा है। सबसे पहले दिल्ली गाजियाबाद मेरठ पर काम हो रहा है, जो कि 82 किलोमीटर लंबा है। गुरुग्राम SNB अलवर कॉरिडोर जो कि 164 किलोमीटर लंबा है, और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर 103 किलोमीटर लंबा है, जिसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। RRTS के लिए रैपिड ट्रेन गुजरात के बोम्बार्डियर सावेली कोच फैक्ट्री में बनाया जा रहा है। इसमें 2 तरह की ट्रेन होंगी। 9 कोच वाली बोगी की क्षमता 2200 यात्रियों की है, जिसमें खड़े और बैठकर सफर कर सकेंगे। 6 कोच वाली बोगी में सीटिंग कैपेसिटी 1466 है। ट्रायल रन के लिए ये ट्रेन सेट इसी साल आने वाले हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेट्रो कॉरिडोर में 25 स्टेशन पड़ेंगे। फेज 1 के तहत दिल्ली में करीब 14 किलोमीटर हिस्सा पड़ता है, जिसमें 4 किलोमीटर अंडरग्राउंड है। जंगपुरा से ट्रेन शुरू होगी, जो सराय काले खां, न्यू अशोकनगर, आनंद विहार साहिबाबाद और गाजियाबाद जैसे स्टेशन पड़ेंगे। आनंद विहार स्टेशन अंडरग्राउंड ही बनेगा। पहले चरण में जब रैपिड रेल चलनी शुरू हो जाएगी तो दिल्ली और मेरठ के बीच घंटे भर में पूरी की जा सकेगी। इसके बाद दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर कॉरिडोर हरियाणा और राजस्थान के इंडस्ट्रियल एरिया से होकर गुजरेगा। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो दिल्ली गुरुग्राम से होते हुए मानेसर, बवाल और नीमराना जाते हैं। इसको 3 हिस्सों में बनाया जाएगा। पहले फेज में सराय काले खां से ट्रेन शुरू होकर INA, मुनीरका, एरो सिटी, राजीव चौक, मानेसर, रेवाड़ी होते हुए SNB यानी शाहजहांपुर, नीमराना और बहरोर जाएगी। दूसरे फेज में ये शाहजहांपुर से सोतानाला और तीसरे फेज में ये सोतानाला से अलवर की ओर जाएगी। तीसरा कॉरिडोर दिल्ली पानीपत कॉरिडोर है, जिसमें 17 स्टेशंस पड़ेंगे, जो सराय काले खां से शुरू होकर इंद्रप्रस्थ, कश्मीरी गेट, बुराडी क्रॉसिंग, कुंडली, मूर्थल होते हुए पानीपत पहुंचेगी। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि पहले चरण को अगले साल मार्च में शुरू कर दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि इस सिस्टम में ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और औसत स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इसका फायदा उन यात्रियों को ज्यादा होगा जो रोजाना दिल्ली गुरुग्राम के चक्कर लगाते हैं और इस यात्रा में उनका घंटों वक्त बर्बाद होता है। इसका फायदा दिल्ली NCR के सड़क यातायात पर भी पड़ेगा। कॉरिडोर पर ट्रैफिक ट्रांसफर होगा तो सड़क से बोझ भी घटेगा, साथ ही वातावरण को फायदा होगा वो अलग। ET नाउ स्वदेश। चलिए, अब आपने ट्रेन की कुछ झलकियां तो हमारी इस रिपोर्ट पे देख ली, लेकिन तब भी आपके मन में होगा कि दिखती कैसी है ये ट्रेन। तो ये इस ट्रेन की सारी झलकियों के साथ कैसी है ये ट्रेन, दिखती कैसी है, सबके साथ हमारे जो संवाददाता हैं समीर दीक्षित वो मौजूद हैं इस रिपोर्ट के साथ। देखिए रिपोर्ट।
रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ट्रेन की पहली झलक ये आपके सामने है। बॉम्बार्डियर इसको बना रही है और आने वाले समय में 2023 में जब ये पहले सेक्शन पे दौड़नी शुरू होगी और उसके बाद 2025 के बाद जब ये पूरे 82 किलोमीटर के ट्रैक पे दौड़ेगी तो ये आपकी यात्रा अनुभव को सुखद बनाएगी। कोशिश करेगी कि ये सफ़र जल्द और सुरक्षित तरीके से पूरा हो। लेकिन ये ट्रेन के क्या हैं तमाम फीचर्स, इसकी बात करते हैं। शुरुआत इसके एक्सटीरियर से यानी कि बाहर से हम करें तो आपको ये देख करके तो दिल्ली मेट्रो जैसी लगेगी, लेकिन ये कई मायनों में से अलग है। इसके कुछ फीचर्स जैसे आपको बताएं, मसलन कि ये ऑटोमेटिक डोर हैं जो सुरक्षा के नज़रिए से बेहद अहम है। जब ट्रेन रनिंग कंडीशन में होगी तो ये डोर क्लोज रहेंगे, केवल स्टेशन आने पर ही खुलेंगे। ऑटोमेटिक डोर की ये एक बड़ी खासियत। इसके अलावा जो आप ये सिग्नलिंग का यहाँ पर देख रहे हैं, तो जब ये डोर ओपन होगा यहाँ पर रेड लाइट ब्लिंक करेगी। या आप स्पीकर का जो एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई अनाउंसमेंट होना है तो वो इसके जरिए वो सुविधा यहाँ पर दी गई है। एक और बड़ी खास बात जो सबसे पहले आपको यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरी ट्रेन की एक झलक में वो जो आपको अट्रैक्ट करेगी, आकर्षित करेगी, वो है इसके ये बड़े और चौड़े विंडो फ्रेम्स, जिससे फ़ायदा ये है कि जब आप सफ़र कर रहे होंगे तो भीतर बैठ के जब आप बाहर का नज़ारा देखेंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतर हो पाएगा। एक पैनोरामिक व्यू आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा। इसके अलावा पूरे ट्रेन पर इस तरीके की NCRTC की ब्रांडिंग होगी, यानी कि आपको ये फ़र्क पता चल पाएगा कि जो ट्रेन पर आप सफ़र कर रही हैं वो NCRTC का यहाँ पर ट्रेन दिया गया है। एल्युमिनियम बॉडी ये ट्रेन है, स्टील और एल्युमिनियम का एक कॉम्बिनेशन है। और आप इस तरीके से देखें तो ये जिस तरीके से डोर क्लोज्ड है ऐसे ही ये रहेगा। तो मेट्रो सिस्टम में एक बेहतर सुविधा या फीचर इसमें शामिल होता है। इसके अलावा एक और ख़ास बात आपको बताएं कि ये जो ट्रेन का आप फर्श देख रहे हैं और जो प्लेटफॉर्म की हाइट देख रहे हैं ये लगभग एक बराबर है। इसका फ़ायदा ये है कि ये दिव्यांगों के लिए काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी उनके लिए सुरक्षित रहता है, क्योंकि उनकी अगर व्हील चेयर है, इवन अगर कोई पेशेंट है और आपको स्ट्रेचर अंदर ले करके जाना है तो वो आप बहुत आसानी से, चूँकि सेम हाइट पर है, तो वो आप आसानी से अंदर ले जा पाएंगे। और इसी को ध्यान में रख करके एक सुविधा ये भी है कि जो इन दरवाज़ों की चौड़ाई है वो इतनी है कि स्ट्रेचर, व्हील चेयर जैसे जो सुविधाएँ हैं वो इसमें आसानी से मुहैया कराई जा सकें। चलिए, अब आपने ट्रेन का नज़ारा भी देख लिया, लेकिन और क्या क्या फीचर्स हैं इसमें यात्रियों के लिए, और सबसे ज़रूरी बात किराया कितना होगा, इन सब चीज़ों को जानने के लिए समीर दीक्षित ने बात करी RRTS के MD विनय सिंह से। ये सुनते हैं इस बातचीत को। RRTS के MD विनय सिंह मौजूद हैं। सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और ये लगातार जो आप कह रहे हैं ना कि एक रेवोल्यूशन लाएगा, इस रेवोल्यूशन के पीछे की गणित क्या है, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? और दूसरी बात ये कि दिल्ली मेट्रो से अक्सर इसकी जो तुलना की जा रही है तो उसमें क्या फ़र्क लेकर के आएगा? रेवोल्यूशन इसलिए है क्योंकि अभी तक रीजनल ट्रांसपोर्ट, रेल बेस्ड रीजनल ट्रांसपोर्ट इस देश में है नहीं। पहली बार एक रीजनल रेल सिस्टम बनाया जा रहा है। NCR ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है और इसमें 3 कॉरिडोर हैं जो कि पहले हम लोग बना रहे हैं, जिसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जिसमें से आज आप दोहाई डिपो में हैं जो कि दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का बेस डिपो है। स्पीड सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएटर है अभी एग्जिस्टिंग जो हमारे सिस्टम्स हैं उसके बीच में। इसकी जो डिज़ाइन स्पीड है रीजनल रेल की वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो पीक स्पीड है वो 160 ऑपरेशनल स्पीड होगी। इसका मतलब ये है कि सारे स्टॉपेजेस के साथ भी अगर आप इस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो वो लगभग 90 से 100 किलोमीटर का एवरेज स्पीड आपको मिलेगा, जो किसी और साधन में आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। सवाल यह है कि कब से? भाई सब बढ़िया है, सब अच्छा है और काफ़ी ये लग रहा है कि तस्वीर यात्रा का अनुभव भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा, लेकिन ये कब से ऑपरेशनल होगा और क्या ये चरणबद्ध तरीके से आप करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल चरणबद्ध होगा। जो प्रायोरिटी सेक्शन हम लोग अभी पहले खोल रहे हैं वो प्रायोरिटी सेक्शन मार्च 23 के लिए टारगेटेड है। 2023 हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम उससे पहले अगर कर सकें क्या। आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों में कोविड की 3 लहरें आई और काम काफ़ी उससे इफेक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम टारगेट के अंदर इसको पूरा करें, बल्कि उससे पहले ही करें। क्या कुछ इसमें फीचर्स शामिल किए गए हैं, चाहे वो सुरक्षा के नज़रिए से हो, कंफर्ट के नज़रिए से हो, क्या कुछ आपने इसमें कोशिश की है कि ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया जा सके? इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक तो
शीशे बहुत बड़े हैं, आप देखें खिड़कियां बहुत बड़ी हैं। लगेज रैक का प्रोविज़न है, लगेज रैक है जो कि नॉर्मली मेट्रोस में या अर्बन ट्रांसपोर्ट में नहीं होता। ये हमने इसलिए किया है, लोग आराम से अपने सामान को रख के, खड़े होके, बैठ के चल सकें कंफर्ट के साथ। एक यहाँ पे हमने प्रोविज़न किया है कि व्हील चेयर के अलावा स्ट्रेचर को भी हम इसमें कैरी कर सकते हैं। कोई पेशेंट अगर स्ट्रेचर पे है तो उसको हम कैरी कर सकते हैं। एक इससे लाजमी सवाल बनता है कि किराया क्या रह सकता है। हालांकि हम बहुत इसका प्री मैच्योर ये हो सकता है सवाल, लेकिन क्या इतने लंबे सफ़र के लिए जो अभी का जो चाहे उसको रोड से उसकी तुलना की जाए या किसी अन्य साधन से उसकी तुलना की जाए, तो इसके किराए को हम किस रूप में देख पाएंगे और वो एंड यूज़र के लिए कितना किफ़ायती रह सकता है? पूरा प्रयास है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पूरा ये प्रयास है कि आम आदमी के लिए वो अफोर्डेबल हो। चलिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुधीर कृष्णा, जो कि पूर्व शहरी विकास सचिव हैं, वो जुड़ चुके हैं। सुधीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि जब कोई रेवोल्यूशनरी कदम आता है, कोई मेट्रो आती है, तो कहते हैं कि अब सड़क खाली हो जाएगी, अब ट्रैफिक जाम नहीं होगा। मुझे याद है गुड़गांव में बहुत पहले जब गुड़गांव और राजीव चौक जुड़ रहा है, सबने कहा अब ये तो सड़क खाली हो जाएगी, लेकिन आज भी वहाँ पर उतना ही जाम लगता है। क्या आपको लगता है कि अब जो नए RRTS आ रही है उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि फाइनली जो बातें हम करते रहते हैं हमेशा वो सच होंगी और शायद सड़क थोड़ी सी खाली हो जाए, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक आता है? देखिए, जब से दिल्ली मेट्रो अच्छे ढंग से चलने लगी है पूरी कैपेसिटी में, तब से दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जैम डेफिनेटली कम हो गया है। एटलीस्ट जहां तक के दिल्ली मेट्रो के रूट हैं, और जहां पे हैं भी ट्रैफिक, वो चलता हुआ ट्रैफिक है। जो अन्य शहरों से लोग दिल्ली आते हैं, उनका यही कहना है कि दिल्ली की खास बात ये है कि दिल्ली में ट्रैफिक चलता रहता है मोस्टली। तो ये एक अचीवमेंट है जो पिछले 10 सालों के या 15 साल पहले की अगर हम याद करें, तो ये तो मैं कहूँगा कि ये बहुत संभव है कि जो NCR ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आएगा, उससे भी जो हाईवे की ट्रैफिक है दिल्ली से मेरठ के बीच की, और जहाँ जहाँ NCR ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जैसी फैसिलिटीज आएंगी, तो सड़कों पर न केवल ट्रैफिक कम होगा, दुर्घटनाएं भी कम होंगी। ये तो नेगेटिविटी कम होगी, और पॉजिटिविटी ये होगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों को आने जाने की सहूलियतें बढ़ेंगी। तो ये तो जैसे कहते हैं विन ऑल सिचुएशन होने जा रही है। ये जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है इंटरसिटी का, ये बहुत आवश्यक फैसिलिटी दी जा रही है। और ये जरूर है कि सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है डेवलप करना। अपने में ये आधा काम 50% फैसिलिटी होगी जो NCR ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की ट्रेन चलेगी, लेकिन सपोर्ट सिस्टम की बहुत जरूरत है। सपोर्ट सिस्टम का मतलब ये है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी। अब आप मेट्रो स्टेशन पे उतरे, बेशक सराय काले खान पे उतरे और या फिर नई दिल्ली या जहां भी, तो उतरने के बाद जहां जाएंगे, क्या वहां के लिए कनेक्टिविटी है? वो कनेक्टिविटी की बहुत जरूरत है। उतरते ही अगर हम दिल्ली के लिए, दिल्ली के अन्य भागों के लिए दिल्ली मेट्रो की कोई सर्विस हम ले सकें, या बसेज हमको बस वहां से मिल जाए, या हमको ऑटो रिक्शा आसानी से मिल जाए बिना बहुत समय नष्ट किए हुए, तो ऐसा ना हो कि मेरठ से दिल्ली तो आ गए स्टेशन पर 55 मिनट में, और दिल्ली में ही 10-15 किलोमीटर के लिए हमको फिर से 55 मिनट लगना पड़े। तो ये भी हमें एक है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी का बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरा ये है कि ये योजना का हमें पूरा फायदा उठाना है, पूरा फायदा आर्थिक दृष्टिकोण से। इसके लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की जो व्यवस्था है कि स्टेशंस का डेवलपमेंट ऐसे किया जाए कि वो मल्टीपर्पज हब बने, इकोनॉमिक एक्टिविटी के, सोशल एक्टिविटी के हब बन जाए। तो न केवल वो जनता का भला करेंगे तरह तरह से, बल्कि दे विल बिकम ए money generator for many people, giving employment to people, giving resources to the transport companies including NCRTC हो या बस कंपनी जो भी है। तो ये मैं ऐसे कहूँगा कि ये बहुत अच्छी योजना आई है, लेकिन अपने में ही ये योजना का पूरा फायदा हो ना पाएगा, मैक्सिमम फायदा, ऑप्टिमम फायदा, जब तक कि हम सपोर्ट सिस्टम ना अच्छे ढंग से डेवलप करें। सुधीर सर, मेरा आखिरी सवाल यहाँ पर ये था कि सबसे पहले हम देखें, ये तो चलिए दिल्ली को जोड़ रही है दिल्ली से, लेकिन जो शहर हैं आपस में 3-3, 4-4 घंटे की दूरी पे, अगर मैं मुंबई पुणे की बात करूँ, बैंगलोर चेन्नई की बात करूँ, या जो छोटे शहरों में आपको मिल जाते हैं इंदौर उज्जैन, क्या आपको लगता है कि उनको जोड़ने के लिए भी ये जो सुविधा है वो बहुत अच्छे से काम आ सकती है? क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि आधे रास्तों से तो लोग आते ही हैं इन दोनों शहरों में वहाँ काम करने के लिए। ये बिल्कुल आपने अच्छी बात कही है, ये बिल्कुल आवश्यक है और संभव भी है। जो शहर
जो हम कहते हैं जिसको हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी, 200 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है। 200 किलोमीटर की कनेक्टिविटी के लिए अगर डेडिकेटेड एक्सप्रेस वे बने तो बस भी चल सकती हैं, और बस से भी काफी हद तक ये काम हो सकता है। ये हाई स्पीड ट्रेन जो हैं ये तो 400-500 किलोमीटर तक की दूरी जो है 1.5-2 घंटे में कवर कर सकती है, 2 घंटे में। तो लोग तो वैसे भी ग्रेटर नोएडा से अगर दिल्ली या गुड़गांव के भाग में आ जाते हैं 2 घंटे लगाते हैं रोड पर, जबकि डिस्टेंस मुश्किल से 70 किलोमीटर होगा, और ये तो 250-300 किलोमीटर से आ सकते हैं। जैसे डिस्टेंसेस आपने बताए हैं वो संभव है और वो करना आवश्यक भी है। हम एनसीआरटीसी को एक मॉडल मान के चलें अगर, तो देश के बहुत से शहरों को, मेन शहर और पास के सैटेलाइट शहर को जोड़ने का काम हमें लेना ही होगा, बहुत आवश्यक है ये। लेकिन रीजनल प्लानिंग की भी जरूरत है साथ में। रीजनल प्लानिंग, रीजनल डेवलपमेंट, ये सब करते हुए तब करेंगे तब हमको उसका पूरा फायदा होगा। तो चलिए, ये थी हमारी खास चर्चा रेलवे सेक्टर से जुड़ी खबर के लिए, हाउसिंग की, जिसको लेकर एक एक्सक्लूसिव खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पे कंपनी का 2500 करोड़ का राइट इशू वित्तीय वर्ष साल 2023 में की पहली तिमाही में पूरा हो जाएगा। और इसी को लेकर कंपनी ने कुछ बड़ी प्राइवेट इक्विटी कंपनियों से भी बातचीत शुरू कर दी है। किस तरीके के नाम वहां पे सामने आ रहे हैं और क्या है पूरी खबर, इस पर और डिटेल्स बताने के लिए हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताइए। जी हाँ, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पूरी तैयारी कर रहा है कि जो इसका प्रपोज राइट्स इशू है 2500 करोड़ का, वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राइट्स इशू Q1 ऑफ FY23 यानी कि अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ही कंप्लीट होने के चांसेस हैं। इसके लिए इन्होंने जो शेयर होल्डर्स हैं पी फर्म्स जैसे SSG कैपिटल, GS सिंगापुर, कार्लाइल, मालाबार इन्वेस्टमेंट, ब्लैक रॉक, इन सब से राइट्स इशू के पार्टिसिपेशन के लिए पहले से बात भी की है। इसके अलावा पंजाब एंड नेशनल बैंक की बात करें तो वहां सूत्रों से हमें यह पता चला है कि उनका पार्टिसिपेशन जब तक राइट्स इशू की डिटेल्स नहीं आती उसके बाद ही वो बोर्ड बैठक होगी और वो फाइनल डिसीजन लेंगे। आपको याद होगा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पिछले साल 4000 करोड़ रुपए जुटाने की मंशा जताई थी प्रेफरेंशियल इशू से, लेकिन काफी सारे सवाल पूछे गए थे कि जिस तरीके से प्रेफरेंशियल इशू लाया गया और बाद में रेगुलेटर ने नोटिस भेजे थे और मामला कोर्ट तक जाकर पहुंच गया था। तो इस बार कवायद यही है कि किसी तरीके का प्रॉब्लम ना आए और स्मूथ तरीके से ये जो राइट्स इशू है सेल थ्रू हो सके, इसीलिए इन्वेस्टर्स से पहले ही रीच आउट किया जा रहा है। धन्यवाद अंकुर, ये पूरी डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। पर चलिए अब बात करते हैं ग्रीन एनर्जी की, एक ऐसा ईंधन जो आने वाले समय में देश का भविष्य बन सकता है। पर ऐसा क्यों, ये जानिए स्वदेश विशेष में। आने वाले ज़माने में कार का भविष्य बदल रहा है। डीजल पेट्रोल की गाड़ियों के बाद CNG की गाड़ियां आई, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना है। लेकिन आने वाले वक्त में ऑटो सेक्टर को और भी ज़्यादा बदला जा रहा है और इस कड़ी में हाइड्रोजन फ्यूल पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज का दिन काफ़ी खास है क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन फ्यूल की टेस्टिंग के बारे में बात करी और अब आगे टोयोटा और मीरे दोनों इस टेस्टिंग पर काम करेंगी। ऑटो सेक्टर में एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऑटो सेक्टर का, टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या रहने वाला है, ताकि जीरो एमिशन का जो टारगेट है 2050 तक उसको जल्द हासिल किया जा सके। और ऐसे ही इस एक बड़े सवाल के संभावित जवाब के ठीक बगल में हम मौजूद हैं और नाम है टोयोटा मिराई। ये एक सिडान है, जापानीज कार मेकर टोयोटा की ये सिडान टोयोटा मिराई जो कि हाइड्रोजन फ्यूल पर चलती है। और इसी को संभावित तौर पे एक जवाब के रूप में देखा जा रहा है कि किस तरीके से भविष्य में आप जीरो एमिशन यानी कि किसी भी तरीके के प्रदूषण के बिना आप गाड़ी चला सकते हैं। तो ये एक हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाली गाड़ी है। इसका गणित बिल्कुल सिंपल है। हाइड्रोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और उस ऑक्सीजन के लिए आप ये देखें तो कार के आगे एक लार्ज फ्रंट ग्रिल बना हुआ है जहां से ऑक्सीजन इस कार के भीतर जाती है और फिर जो हाइड्रोजन स्टोर किया है एक टैंक में,
जिसको बहुत सुरक्षित और कंफर्टेबल उसको यहाँ पर कार के भीतर स्टोर किया गया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिर जब पास होता है फ्यूल सिस्टम में तो एक केमिकल रिएक्शन जनरेट होता है और वो केमिकल रिएक्शन फिर जब पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और उस इलेक्ट्रिसिटी से ये कार चलती है। और उसके बाद में बड़ा सवाल यही कि आखिर एमिशन क्या है, यानी कि जब कार सड़क पे दौड़ रही है तो धुआं निकालेगी या क्या है। तो इसका जवाब है कि सिर्फ वाटर वेपर, पानी की चंद बूंदे ही ये कार इसके निकलती है, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे सिर्फ पानी की चंद बूंदे ही निकलती हैं। जाहिर तौर पे प्रदूषण के नज़रिए से ये जीरो एमिशन का जो टारगेट है उसको पूरा करती हुई कार ये नजर आती है। इसके कुछ और बेहतर फीचर्स ये हैं कि इस कार की जो संभावित रेंज है तकरीबन 650 किलोमीटर है। कंपनी का दावा है कि ये टोयोटा मिराई जो 2014 में लॉन्च हुई उसका सेकंड जनरेशन ये है और इसमें रेंज 30% तक इंप्रूव हो गई है, तकरीबन 650 किलोमीटर चल सकती है। दूसरी बड़ी बात रिफ्यूलिंग, तो कंपनी का दावा यह है कि हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग इसमें सिर्फ 5 से 10 मिनट के भीतर हो सकती है। ये तमाम फीचर्स के साथ में जो कंपैरिजन जब आप करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन में क्या भविष्य रह सकता है, तो कुछ बेहतर बातें इस कार को लेकर के ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां अक्सर 1-2 घंटे या उससे ज़्यादा का समय लेती हैं चार्ज होने में, जबकि इस गाड़ी में हाइड्रोजन की रिफ्यूलिंग कुछ मिनटों में हो सकती है। रेंज इसकी काफ़ी बेहतर है, 600 किलोमीटर प्लस इसकी रेंज है। तो भविष्य की तकनीक और ऑटो सेक्टर का जो रूप रह सकता है, डायरेक्शन रह सकता है, उसकी एक झलक ही आप देख रहे हैं। लेकिन अभी भी तमाम चुनौतियाँ हैं। यही वजह है कि भारत में फिलहाल ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। अगर ये सफल रहा तो शायद इस तरीके की गाड़ियाँ ज़्यादा संख्या में आपको भारतीय सड़कों पर नजर आए। चलिए आपको इस गाड़ी के बारे में और बताते हैं। टोयोटा ने इस कार को इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर तैयार किया है, जिसको लेकर नितिन गडकरी ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। ये सुन लेते हैं उनकी बात को। बारे में हमने एडवाइजरी इशू की है, तो अभी इन्होंने इनकी कैमरी गाड़ी थी जो इलेक्ट्रिक और पेट्रोल ऐसी हाइब्रिड है, 40% इलेक्ट्रिसिटी चलते चलते गाड़ी तैयार करती है। तब उन्होंने फ्लेक्स इंजन विथ हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी ऐसी तैयार करने का प्रॉमिस किया और ये अगर हो जाएगा तो 40% इलेक्ट्रिक और 60% इथेनॉल। और मैंने अभी बीच में वैद्य साहब के पास रशिया से साइंटिस्ट बुलाकर उन्होंने मुझे ये प्रूव करके दिखाया कि कैलोरिक वैल्यू ऑफ इथेनॉल एंड कैलोरिक वैल्यू ऑफ पेट्रोल सेम करेंगे। वो अभी सेम करने का इनको दिया। अनऑफिशियली मुझे पता चला कि वो टेक्नोलॉजी प्रूवन है, अब आगे का वो करेंगे। तो ये हो जाएगा तो उसके कारण भी हमारा पैसा बचेगा। तो फ्लेक्स इंजन अभी टोयोटा, सुजुकी और हुंडई तीनों ला रही है, तो ये होगा। आर.के. सिंह साहब ने बहुत खुशी है मुझे कि उन्होंने ऑलरेडी हाइड्रोजन मिशन में बसेस और ये काफ़ी शुरू किया है। मैं उनको ऑफर करता हूँ कि मेरे रोड पर पूरे रोड तैयार है, आप चाहे उस दिशा में चले, मैं आपको इलेक्ट्रिक केबल डालने के लिए पूरा देता हूँ। पैसा आप लगे तो उनसे ले लेना मीटर से। तो पूरा इलेक्ट्रिक ट्रक, कल वॉल्वो के मेरे पास चेयरमैन आए थे, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक वो डबल बसेस वो भी चलेगी तो कॉस्ट कम होगी। चलिए, इसके अलावा उन्होंने देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की बात की और कहा है कि 1 किलो ग्रीन एनर्जी को $1 पर लाने का उनका लक्ष्य है। फिलहाल 1 किलो ग्रीन एनर्जी की कीमत $5 से $6 तक आती है। सोलर और विंड ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके अगर सेग्रीगेशन होगा तो मेटल, ग्लास एंड प्लास्टिक इसका रिसाइकलिंग होगा और ऑर्गेनिक वेस्ट से फिर मीथेन निकलेगा और मीथेन से बायो एलएनजी, बायो सीएनजी भी बना पाएंगे और मीथेन से हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन भी बना पाएंगे। दूसरी ओर जो गंदा पानी है उसमें भी सीवेज का परसेंटेज होता है, वो भी बायोडाइजेस्टर में जाकर मीथेन निकलेगा। और ये जो शुद्ध पानी है इसमें मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अर्बन मिनिस्ट्री में ऐसी स्कीम तैयार करेंगे। तो अभी इलेक्ट्रोलाइजर बेंगलोर में बना है, मैं वहाँ एक्चुअली इनॉग्रेशन के लिए जाने वाला था, कोविड के कारण नहीं जा पाया। उसकी कीमत भी कम है और अभी कॉम्पैक्ट और अच्छा बनेगा। तो ये जो गंदा पानी है इसको अच्छा करके उसको इलेक्ट्रोलाइजर और पावर कॉस्ट इसमें 70% पावर कॉस्ट है, तो ये रूप नहीं, कितना भी कम किए तो भी ये उतनी नहीं कम कर पाएंगे। तो आप अगर इसको रूफटॉप के साथ और विंड मिल छोटी गुजरात में बनती है वो दे के अगर हमने पावर कॉस्ट अगर कम की 70% वही है, तो हमारा सपना है कि ये $1 पर किलो आए, तो ये आ सकता है। और क्योंकि ये वेस्ट टू वेल्थ वाली बात है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन फ्यूल की क्रांति लाने की कोशिश की। लेकिन आखिर क्या है यह हाइड्रोजन फ्यूल और क्या है इसके फायदे और नुकसान और साथ में सबसे बड़ी चुनौतियां, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन यानी फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहा जा रहा है। हालांकि ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन का उत्पादन काफी पहले से होता आया है। तो फिर ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? आपने कॉलेज टाइम में विज्ञान का एक प्रैक्टिकल जरूर किया होगा, जिसमें आप पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं। इस प्रक्रिया में बिजली के करंट से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। अगर बिजली किसी रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर या पवन चक्की से मिलती है तो इससे मिलने वाले हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन बड़े कमाल की चीज है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है और ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। आमतौर पर जब किसी ईंधन को जलाया जाता है, एनर्जी पैदा होती है और उसके बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो कभी कभी पर्यावरण के लिए खतरनाक भी होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो जलता है तो पानी बनता है। इसलिए कहा जा रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन सबसे टिकाऊ एनर्जी है, जिससे नुकसान कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ इतना आसान है तो पूरी दुनिया ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? क्यों नहीं अपनी कारों, कारखानों और फैक्ट्रियों को ग्रीन हाइड्रोजन से चलाती? तो इसका जवाब है कि ग्रीन हाइड्रोजन को बनाना तो आसान है, लेकिन लागत बहुत ज्यादा है। इसलिए पूरी दुनिया में एक भी देश ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर पाया है जो ग्रीन हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर किफायती बना सके। एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के मुताबिक अभी 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में औसतन $5 से $6 का खर्च आता है। इसलिए कोई भी इंडस्ट्री इतनी महंगी लागत को झेल नहीं सकती। अगर लंबी अवधि में ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना है तो इसकी कीमतों को कम से कम $2 प्रति किलो पर लेकर आना होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को ग्रीन हाइड्रोजन में भविष्य दिखता है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी कीमतें $1 प्रति किलो के आसपास होनी चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। अभी भारत में सिर्फ मुट्ठी भर कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रोलाइजर्स का उत्पादन करती हैं, जिसका इस्तेमाल ग्रीन हाइड्रोजन को पैदा करने में होता है। हाइड्रोजन के साथ एक दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये गजब का रिएक्टिव होता है। ये करीब सभी एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। इसको -253 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना पड़ता है। सामान्य मेटल कंटेनर इसको संभाल भी नहीं सकता, क्योंकि इसका लीकेज बहुत तेजी से होता है। यानी स्टोरेज का खर्चा भी काफी ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का काम नहीं हो रहा हो। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना रहा है। अगर भारत ग्रीन एनर्जी का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का एक इकोसिस्टम तैयार कर लेता है तो भविष्य के लिए ये एक साफ, सुरक्षित और किफायती ईंधन साबित होगा, जो पेट्रोल, डीजल या कोयला जैसे ईंधनों पर निर्भरता को कम करेगा ही, साथ ही पर्यावरण को भी बचाया जा सकेगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA की मुताबिक सभी देशों को ग्रीन एनर्जी में निवेश को बढ़ाना चाहिए। इससे हर साल 830 मिलियन टन CO2 को वातावरण में जाने से बचाया जा सकता है। हाइड्रोजन को उन सेक्टर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है जो अभी इससे अछूते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग और पावर जनरेशन। भारत ने ग्रीन एनर्जी की दिशा में पहल की है। ये वक्त की मांग भी है और जरूरत भी। हालांकि ग्रीन एनर्जी को लाइफस्टाइल का ईंधन बनाने के लिए अभी लंबा वक्त तय करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ET Now स्वदेश। तो ये थी ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर हमारी खास रिपोर्ट। पर इसी के साथ स्वदेश आर के इस बुलेटिन को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। पर देश और दुनिया और बिजनेस जगत की बाकी अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।